महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए उसके हिसाब से नहीं रहे थे जैसा उसने सोचा था। लेकिन उसके बाद से जितने चुनाव हुए, विधानसभा का चुनाव ले लीजिए, बीएमसी का चुनाव ले लीजिए, पंचायत का चुनाव ले लीजिए, फिर नगर परिषद का चुनाव ले लीजिए, हर चुनाव में बीजेपी ने विपक्ष का सूपड़ा साफ किया है। और इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो इंसान है देवा भाऊ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। लोकसभा चुनाव के बाद कैसे उन्होंने 360 डिग्री अपनी रणनीति बदली, क्या कुछ किया जिससे कि यह संभव हो पाया कि कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियां, कांग्रेस जैसी पुरानी पार्टियों के भी पैर महाराष्ट्र से उखड़ गए। इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत स्वागत आपका। लोकसभा चुनाव के बाद के काल की अगर बात करें तो किस तरीके से बीजेपी के लिए यह संभव हो सका है? अभिषेक, महाराष्ट्र में बीजेपी हमेशा तीसरे या चौथे नंबर की पार्टी रहती थी। सबसे बड़ी पार्टी वहां कांग्रेस हुआ करती थी, उसके बाद शिवसेना हुआ करती थी बाला साहब ठाकरे के नेतृत्व में, और फिर बीजेपी और एनसीपी अगर सीटों के लिहाज से कहें तो वो दूसरे तीसरे चौथे नंबर के लिए आपस में लड़ती रहती थी। 2019 में उद्धव ठाकरे ने बीजेपी से अलग होकर कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिला लिया। ठीक है। और मैंने उस वक्त भी कहा था कि यह महाराष्ट्र की राजनीति का टर्निंग पॉइंट है। उस वक्त तो बहुत लोगों को अच्छा लगा कि चलो 50 सीट इसका, 100 सीट इसका, 62 सीट इसका, तीनों मिलकर हम तो प्रचंड बहुमत के सरकार बना रहे हैं। लेकिन मैंने उस वक्त भी यह कि उद्धव ठाकरे आग से खेल रहे हैं, वो बर्बाद हो जाएंगे। तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि अरे तुम लोग तो बीजेपी के भक्त हो, मोदी के भक्त हो, तुम तो ऐसे एनालाइज करते रहते हो कुछ ना कुछ। जो 2024 के लोकसभा चुनाव हुए वो मेरे लिए भी झटका था, क्योंकि मुझे पता है, चूंकि मैं महाराष्ट्र में रहा हूं, खास करके कोंकण वगैरह वो सब इलाके से मैं भली भांति परिचित हूं। मुझे लग रहा था कि अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन पता नहीं क्यों अचानक देखा कि नंबर ऑफ सीट्स कम आए हैं। हो सकता है कि कुछ चीजें चल जाती हैं कभी कभी किसी चुनाव में, जैसे आरक्षण समाप्त कर देंगे तो संविधान बदल देंगे वगैरह, चल गया होगा। फिर पता था कि महाराष्ट्र के लोगों की तासीर क्या है। इन 2 साल जो कुछ हुआ है, 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद 4 चुनाव हुए। इसमें विधानसभा का भी चुनाव है, नगर निगमों का चुनाव है, वो नगर परिषद का चुनाव है, वो ग्रामीण क्षेत्रों में नगर पंचायतों का चुनाव है। तो पंचायत से लेकर और महाराष्ट्र के असेंबली तक चारों चुनाव में लगभग सफाया हो गया विपक्ष का। उद्धव ठाकरे लगभग बर्बाद होने की कगार पे हैं। बाद में उन्होंने बहुत परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाया कि राज ठाकरे भाई को जोड़ लेंगे, तो ये कि देखिए, भाई भौजाई को जोड़ने से वोटर नहीं जुड़ता। महाराष्ट्र को हम लोग हमेशा से ये कहते रहे कि ये महान राष्ट्र है, ये शिवाजी की भूमि है, जय भवानी, जय आई तुलजा भवानी, ये नारा वहां के घर घर के लोग लगाते हैं। महाराष्ट्र के लोग इस तरह की राजनीति को सपोर्ट कर ही नहीं सकते जो इस्लाम परस्त राजनीति हो। आजकल के मॉडर्न भाषा में उसको सेकुलर राजनीति कहते हैं। उसके बाद बीजेपी ने क्या क्या किया देखिए, शिवसेना टूट गई, एकनाथ शिंदे आ गए इधर। दूसरे महाराष्ट्र के द सो कॉल्ड चाणक्य शरद पवार, वो इतने बड़े चाणक्य हैं, लेकिन उनके आंख के नीचे से पार्टी पूरी की पूरी चली आई। यहां मैं पूरी की पूरी इसलिए कह रहा हूं कि 2-4 वफादार तो उद्धव के भी बच गए थे, उसी तरह 2-4 वफादार शरद पवार के भी बच गए, लेकिन पार्टी और कैडर इधर चलाया। आज अजीत दादा पवार नहीं है, इन्हीं चुनाव में जो प्रचार के लिए जा रहे थे उसी में उनका हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट किया। लेकिन मैं फिर से बता रहा हूं कि महाराष्ट्र में बीजेपी पंचायत से लेकर ऊपर तक एक तरफा राज कर रही है और करने वाली है। आज की मैं बात नहीं कर रहा हूं, आने वाले भविष्य में भी कोई स्कोप नहीं दिख रहा। क्योंकि वोटर जो है ना, वोटर वहां का मन मिजाज अभी तक समझा नहीं है। वहां के जो वोटर हैं वो शुद्ध रूप से राष्ट्रवादी हैं, शुद्ध सनातनी हैं, वीर शिवाजी को पूजते हैं, मां जीजाबाई को पूजते हैं। आई तुलजा भवानी के मंदिर में जो देवी मंडप है कोल्हापुर में, वहां जाकर देखिए कि क्या नजारा रहता है। इस देश में हिंदुत्व की राजनीति की नींव ही महाराष्ट्र से रखी गई थी, और इसलिए मुझे महाराष्ट्र के लोगों की तासीर पता थी कि कुछ भी हो सकता है। वो राष्ट्र जो है वो महान राष्ट्र था, है और महान रहेगा।
और आज मैं आपको एक बात और कह के जा रहा हूं, याद रखिएगा, महाराष्ट्र में मुस्लिम परस्त राजनीति चल ही नहीं सकती। आने वाले वक्त में भी, आने वाले 5 साल, 10 साल, 15 साल तक यही समीकरण रहने वाला है। आप याद रखिएगा इस बात को कि आपने कहा था। ठीक है। और पर्सनल ईगो देखिए, पर्सनल ईगो का कोई महत्व नहीं है राजनीति में। आपकी राज ठाकरे से नहीं पट रही है, आपकी बीजेपी से नहीं पट रही है, शरद पवार की किससे नहीं पट रही है, ये सबका वहां के लोगों के नजर में कोई महत्व नहीं। कभी कभी बाई फ्लुक कुछ चल जाता है किसी किसी खास चुनाव में, लेकिन आमतौर पे आप देखिएगा कि जो वोटर है आज पंचायत से लेके ऊपर तक महाराष्ट्र में भगवा ही भगवा है। महाराष्ट्र में भगवा था, भगवा है और महाराष्ट्र में भगवा ही रहेगा। वही तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं सर कि एक बार सरकार बनाना हो सकता है कि कुछ कारण रहे हों, लेकिन बार बार लगातार हर चुनाव जीतना, उसके पीछे की रणनीति, देवा भाव की जो रणनीति है वो क्या है? वो जो सुपड़ा साफ किया है विपक्ष का पूरी तरीके से, उसका अहम कारण क्या है? रणनीति बिल्कुल साफ है, एक लाइन में, कि कुछ भी करेंगे पर आइडियोलॉजी से समझौता नहीं करेंगे। और इसी वजह से एकनाथ शिंदे भी आज इनके साथ हैं, क्योंकि इस आइडियोलॉजी को नर्चर ही किया है बाला साहब ठाकरे ने। उससे पहले गोपाल कृष्ण गोखले ने, बाल गंगाधर तिलक ने और नागपुर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, सारे के सारे महाराष्ट्र। मैंने जब एक लाइन में कहा कि महाराष्ट्र की तासीर भगवा है, आप एक एक क्षेत्र को ले लीजिए। बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने सार्वजनिक गणपति पूजा प्रारंभ किया। कोंकण के ही वो चितपावर ब्राह्मण मूवमेंट था। और फिर आपको शायद पता नहीं होगा कि भगत सिंह राजगुरु का नाम लेते हैं, राजगुरु से भगत सिंह की मुलाकात इसी महाराष्ट्र की धरती पे हुई। और सावरकर महाराष्ट्र के। तो आप महाराष्ट्र में एक सीरीज ऑफ लीडरशिप देखिएगा। महाराष्ट्र ने सिर्फ उसे ही महान बनाया जिसने भगवा थामा है। जिसने भगवा छोड़ा महाराष्ट्र में उसका कोई पूछ नहीं है। हां, कुछ वक्त तक कुछ लोगों को बेवकूफ बनाया जा सकता है, लेकिन हर वक्त हर इंसान को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। इस बात को समझ गए देवेंद्र फडणवीस कि महाराष्ट्र के लोगों का मन मस्तिष्क में क्या है, और इसलिए उन्होंने भगवा थामा है। भगवा की राजनीति करते रहे, अगर करते रहे तो महाराष्ट्र में टिके रहेंगे। और सिर्फ ये महाराष्ट्र नहीं मैं बोल रहा हूं, संयुक्त महाराष्ट्र जब था तब भी यही तासीर थी। आज का गुजरात, ये महाराष्ट्र का मौजूदा महाराष्ट्र, ये बेलगावी वाला जो इलाका है, कर्नाटक का और मध्य प्रदेश का जो इंदौर साइड का जो इलाका, आज देखिएगा उन सारे जगहों पे भगवा ही भगवा है। भले ही अलग अलग राज्यों के वो हिस्से हो गए, क्योंकि लोग हैं वहां पे उस तरह के। बिल्कुल, और उनकी तासीर, उनका मूड वही है। आएंगे जाएंगे, हाँ, मूड वहां राष्ट्रवादी है। और ग्राम पंचायत से लेकर दिल्ली तक देखिएगा, अगले लोकसभा चुनाव में ये कोर्स करेक्शन होगा। बिल्कुल, ये तो है ही। और इसके साथ साथ लाखों करोड़ रुपए का निवेश भी विदेशों से महाराष्ट्र में लेकर आ रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। वो भी दिखता है किस तरीके से महाराष्ट्र को लगातार हाईटेक बनाने की तरफ वो कदम बढ़ा रहे हैं पंकज जी। और वो एडेड एडवांटेज है। हाँ, जैसे कि एक तो बेस तैयार हो गया, वो जो तासीर की मैं बात कर रहा हूं, उसमें जैसे कि आप जब पिज्जा बनाते हैं ना, तो चलिए रोटी मोटी हो गई, उसके ऊपर क्या इंग्रेडिएंट्स डालते हैं ना, उसका बहुत महत्व है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश, रोजगार, शांति, ये सब इंग्रेडिएंट्स है, टॉपिंग्स है उसके ऊपर। और तब जाके महाराष्ट्र जैसा अच्छा पिज्जा तैयार हुआ है। बिल्कुल। और ये बात समझते हैं, 3-4 स्टेज हैं उसके। पहला स्टेज हिंदुत्व, दूसरा स्टेज राष्ट्रवाद, तीसरा केंद्र की योजनाएं, और चौथा स्टेज देवेंद्र फडणवीस की योजनाएं, उनका काम। और ये सब मिला के जो लेयर बनाया है, इसलिए वो पंचायत से लेके लोकसभा तक है। लोकसभा भले कम सीट है, लेकिन रहेगा जरूर, इस बात को याद रखिएगा। और ये मैं आज बोल के जा रहा हूं। बिल्कुल, वो काठ की आंधी थी, एक बार चढ़ गई, उसके बाद नहीं चढ़ी। लेकिन ये वाकई में सोचने वाला विषय है, गंभीर विषय है कि जिस तरीके से कंटिन्यूटी को बरकरार रखा है विधानसभा चुनाव से लेकर एक छोटे से मतलब पंचायत चुनाव तक, जो कंटिन्यूटी बनाकर रखी है, वो दिखाती है कि स्वीकार्यता देवेंद्र फडणवीस की महाराष्ट्र में है, और उनके अलावा उनकी जितनी स्वीकार्यता किसी और की नहीं है। जी पंकज जी। आखिरी बात मैं बोलता हूं, जो महाराष्ट्र में नहीं रहते हैं या जो बाहर के लोग रहते हैं, उनको हमेशा यह लगता हो कि महाराष्ट्रियन लोग जो है भाषा भाषी के नाम पे वगैरह झगड़ा करते हैं। आप ट्रैक रिकॉर्ड निकाल कर देख लीजिए कि जिस पार्टी ने ज्यादा एग्रेसिवली
इस भाषा की लड़ाई को पुश किया है, रिजल्ट उसका उतना ही खराब हुआ है। वो राज ठाकरे को देख सकते हैं आप। बर्बाद कर दिया ना महाराष्ट्र की जनता ने, क्योंकि महाराष्ट्र महान राष्ट्र है, वहां राष्ट्रवादी लोग रहते हैं, वो आपस में जात पात पंथ धर्म संप्रदाय भाषी पे नहीं झगड़ा कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सर आपका। बताता है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सर आपका इस विषय पर जुड़ने के लिए और खास चर्चा करने के लिए। बाकी दर्शकों, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।